हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर on this beautiful channel of yours, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to the discussion of pleasure test series PTS3 for class 11th टर्म सेकंड एग्जामिनेशन। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं मैं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, हमारे पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सेक्शन ए में 2 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन बी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं और सेक्शन सी में 4 नंबर वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन सी में जो लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 14, वो बेसिकली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 सब पार्ट्स होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन और यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन, यानी सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं। वैसे तो कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस गिवन है। सेक्शन ए के 1 क्वेश्चन में, सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन में और सेक्शन सी के 1 क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। ये पेपर मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस पर्पस के लिए इशू किया हुआ है। इस पेपर का पीडीएफ लिंक यानी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस छोटे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए जरा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। अब फाइनली चलते हैं और पीटीएस 3 के पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों पीटीएस 3 आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, पूरा पेपर 2 घंटे का होने वाला है और पेपर में मैक्सिमम वेटेज कितने होने वाली है, तो 40 मार्क्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में से है। यहाँ पर हमें एक एंगल दिया हुआ है जिसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। देखो ये जो एंगल है ना, डिग्री में है और यहाँ पर मिनट भी इन्वॉल्व है। आप सबसे पहले याद करो, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 30 मिनट है, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 30 मिनट्स मीन्स 30/60 डिग्री, यानी हाफ डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। बात क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पर 60 डिग्री और 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 + 1/2 डिग्री, इतना हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये बनेगा 121/2 दिस मच डिग्री। अब इस एंगल को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला एंगल आपके सामने है। डिग्री वाले एंगल को आप क्या करो बच्चों, π/180 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको रेडियन एंगल मिल जाएगा। तो चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 121 π/360। तो ये बेसिकली आपका रेडियन मेजर में आंसर आ चुका है इस एंगल का, समझे, जो कि 60 डिग्री 30 मिनट वाला एंगल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 2 जो कि बेसिकली चैप्टर 6 में से है, यानी लीनियर इनइक्वालिटी में से है। तो यहां पर बेसिकली हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है, इस लीनियर इनइक्वेशन का किस तरीके से होगा। यहां पर आरएचएस में तो हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, आरएचएस में सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहां पर है x/2, यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 5 5 = 25x माइनस ये 10 हो जाएगा, -3 से करोगे तो 3 7 = 21x और ये प्लस का 9 इस तरीके से हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा, 3 5 = 15 इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर लो, आरएचएस में जो टर्म आपको दिख रहा है वहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। 25x - 21x यानी ये बनेगा 4x, यहां पर 9 - 10 यानी -1 हो जाएगा अपॉन 15। अब मैं दोनों ही तरफ 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 से, ठीक है। और 30 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 15x, यहां पर 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 2 × 4x - 1 बनेगा। देखो इस तरीके से, समझे बच्चों। इस 2 को अंदर भेजते हैं, क्या बनेगा देख लेते हैं। ये बनेगा 15x, यहां 2 अंदर भेजोगे तो ये बनेगा 8x - 2, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद दोनों ही तरफ मैं 8x सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, तो यहां पर बन जाएगा ये 7x और यहां पर हो जाएगा -2।
अब मैं बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बनने वाला है देखो इस तरीके से। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ चुका है, जिसे आप लोग इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो किस तरीके से लिखोगे, देखो -2/7 से लेकर इन्फिनिटी तक x की वैल्यू चलेगी। तो इस तरीके से भी अपना आंसर आप डिक्लेयर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है हमें। क्वेश्चन 3 बेसिकली चैप्टर 7 में से है, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में से है। तो यहां पर क्वेश्चन 3 में बेसिकली हमें एक अल्टरनेटिव भी दिख रहा है। तो पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा हुआ है हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग द डिजिट्स इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखो, अगर कोई भी नंबर ऑड नंबर होगा तो उसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ना वो खुद ऑड डिजिट होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर 4 डिजिट का जो नंबर बनने वाला है ना, तो मैं यहां पर 4 बॉक्सेस इस तरीके से बना लूंगा। देखो, ये आपका यूनिट प्लेस का डिजिट यहां पर आने वाला है, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होना चाहिए, तो ऑड डिजिट होना चाहिए। तो अवेलेबल डिजिट्स में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 1 या 3 या 5 में से कोई भी डिजिट यहां फिल कर सकते हैं। मतलब यहां पर टोटल 3 चॉइसेस होने वाली हैं टू बी फिल्ड एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस 4 डिजिट ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि रिपीटिशन तो यहां पर हम नहीं कर सकते, यहां लिखा हुआ है इन्होंने रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सो दैट मीन्स जो भी डिजिट आपने यहां फिल किया वो डिजिट अब किसी और प्लेस पे फिल नहीं किया जाएगा, ना ही टेंस प्लेस पे, ना ही हंड्रेड्स प्लेस पे, और ना ही थाउजेंड्स प्लेस पे। तो दैट मीन्स एक चॉइस कम हो जाएगी। तो यहां पर टोटल 5 डिजिट्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। तो एक डिजिट यहां फिल हुआ, सो दैट मीन्स यहां पर 4 चॉइसेस बचेंगी टू बी फिल्ड एट टेंस प्लेस। फिर यहां पर 3 चॉइसेस बचेंगी, और फिर यहां पर 2 चॉइसेस बचेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स कितने आ जाएंगे, तो यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे 2 × 3 × 4 × 3। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन आप ही कर लेना या मैं कर दूं, चलिए मैं कर लेता हूं। तो यहां पर 3 × 2 यानी 6, और ये 4 × 3 यानी 12, 12 × 6 यानी 72। तो इतने 4 डिजिट के ऑड नंबर्स बनेंगे बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स, जो कि ये रहे, और यहां पर रिपीटिशन अगर अलाउड ना हो तो। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और इसका अल्टरनेटिव भी देख लेते हैं। अल्टरनेटिव में हमें क्या बोला हुआ है, यहां पर कह रहा है इफ अ पॉलीगन हैज 65 डायगोनल्स, तो आपको इसके नंबर ऑफ साइड्स पता करने हैं। देखो, कंसेप्ट ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स एज्यूम कर लूं, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन विल बी n। ठीक है, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं तो यहां पर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो n से टो -n, इतने डायगोनल्स आएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बेसिकली 65 इन्होंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। n से टो का मतलब हुआ n × n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसे आप ऐसे लिखो -n = 65। अब इसको सिंप्लीफाई करके मुझे n की वैल्यू निकालनी है। चलो जरा एलसीएम ले लेते हैं। यहां न्यूमरेटर में बनेगा n² - n, और यहां पर -2n अपॉन 2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 130। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जरा साइड चेंज करो, n² - 3n - 130, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहां पर मुझे फैक्टर बनाने हैं। अब यहां पर हम लोग इसके फैक्टर बना लेंगे, तो ये बनेगा n - 13 × n + 10। एक बार आप चेक करके देखो। सो दैट मीन्स या तो n - 13 0 होने वाला है, या फिर n + 10 0 होने वाला है। तो यहां पर n की वैल्यू 13 होगी, क्योंकि n की वैल्यू -10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स को हमने n एज्यूम किया था। तो नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव कैसे होंगे बच्चों। सो बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन वो कितना हो जाएगा, इसे हमने n माना था, तो n की वैल्यू 13 आ रखी है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री में से है। ठीक है, चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है सीकेंट ऑफ -780 डिग्री। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी गिवन एंगल है एक बार ध्यान से देखना, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार चेक करो बच्चों, है ना। 4 × 180 कितना बनेगा, 720, और ये रहा 60, इनको ऐड करो, क्या मिलने वाला है, तो -780 डिग्री मिलने वाला है।
समझे? तो यहां पर ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सीकेंट 60 डिग्री। लेकिन यहां पर अब मैं क्वाड्रेंट का पता करके प्लस या माइनस क्या आएगा ये पता करने वाला हूं। तो -4 पाई का मतलब क्या हुआ? आपको चलना है क्लॉकवाइज। तो -4 पाई का मतलब यहां पर हुआ और -60 दैट मीन्स आप यहां पर आएंगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये रहा जी आपका फाइनली आंसर सीकेंट 60। सीकेंट 60 का मतलब ये हुआ 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 में आपसे क्या बोला हुआ है? आपके सामने ये सर्कल दे रखा है, सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोला गया है। देखो सिंपल सी बात है, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं इस वाले इक्वेशन के साथ, समझे? जब इससे कंपेयर करोगे तो आप सोचोगे कि इसको क्या हम अब इस तरीके से लिखेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, आप इसे इस तरीके से ही लिखोगे। यहां पर इसका सेंटर आपको दिख रहा है और आपको रेडियस भी दिख रहा है। सो दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू ये हो जाएगी, समझे? रेडियस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमसे यहां पर एरिया पूछा गया है बच्चों। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 6 का स्क्वायर, यानी ये रहा आपका आंसर 36 स्क्वायर यूनिट्स लिख दो या यूनिट्स स्क्वायर इस तरीके से कर दो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बोला हुआ है? आपके सामने एक फंक्शन है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका फंक्शन। इसका डेरिवेटिव तो निकालना है, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है? तो एट x इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव कर दो। तो fx का डेरिवेटिव यानी f डैश x हो जाएगा 1 का 0, x का यहां पर 1 आएगा, x स्क्वायर का बनेगा 2x, x क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर, और ऐसे करते हुए लास्ट में आप जाओगे तो ये बनेगा 10x की पावर 9 इस तरीके से, समझे? आप चाहो तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ये देखो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलने वाली है, एक बार आप चेक करके देखो। ठीक है बच्चों, अब फाइनली क्या करेंगे? इसमें आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 1। तो f डैश 1 बन जाएगा, यहां पर x की जगह 1 पुट करना शुरू कर दो। 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 ही रह जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 3 रह जाएगा। ऐसे चलते हुए आप लास्ट में जाएंगे 10 इंटू 1 की पावर 9 यानी 10 ही रह जाएगा। तो इन सभी को आपको अब ऐड करना है। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है बच्चों? ये बेसिकली आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला है जहां पर टोटल टर्म्स 10 है। तो क्या बनेगा? ये देखो 10/2 यानी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझे बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा? 5 इंटू 11 यानी 55 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, वैसे यहां पर इस चीज का भी यूज किया जा सकता है या नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसकी वैल्यू आती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसका भी यूज कर सकते हो इस वाले स्टेप में, यस और नो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इफ a एंड b बी द पॉइंट्स, ये रहे आपके पॉइंट्स, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स p सच दैट, ये रही कंडीशन, और यहां पर k को कांस्टेंट बोला गया है। तो pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर होना चाहिए। तो पॉइंट p को सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूं पॉइंट p इस तरीके से आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर pa स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? बेसिकली ये बनेगा अंडर रूट ऑफ pa, जो भी डिस्टेंस आएगा उस पूरे का होल स्क्वायर, समझे? तो यहां पर क्या बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये पूरा आपका अंडर रूट में रहेगा, लेकिन यहां पर pa का स्क्वायर होने की वजह से मैंने होल स्क्वायर भी लगा रखा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ऐसे ही आपको निकालना है pb का स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा बच्चों? दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा x माइनस ऑफ -1 यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर बन जाएगा z माइनस ऑफ -7 यानी z प्लस 7 का होल स्क्वायर। इस पूरे अंडर रूट का जो वैल्यू आने वाला है इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर pb स्क्वायर निकालना था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या है? pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इक्वल्स k स्क्वायर,
समझे। चलो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी ए स्क्वायर यानी ये क्या बनने वाला है बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां बनेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां बनेगा z प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये पूरा k स्क्वायर के इक्वल है बच्चों। बात समझ आ रही है। चलिए जरा अब इन होल स्क्वायर्स को भी खोल लेते हैं। तो ये बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। ये बनने वाला है वाई स्क्वायर, यहां पर बनेगा 16 और ये बनेगा माइनस 8y, ठीक है। यहां पर बनेगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 25, ये बनेगा माइनस 10z, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर यहां पर आ जाओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर यहां पर वाई स्क्वायर, यहां पर प्लस 9 माइनस 6y, फिर बनेगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, समझे। यहां पर फाइनली इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर और यहां पर और कोई एक्स स्क्वायर तो नहीं है, दैट मीन्स ये बनेगा 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2y स्क्वायर और ऐसे ही 2z स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब जरा सिंगल x वाले टर्म्स को देख लेते हैं। तो यहां पर माइनस 6x, ठीक है, माइनस 6x के बाद यहां पर प्लस 2x दिख रहा होगा। 2x माइनस 6x का मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा माइनस 4x, ठीक है बच्चों। अब जरा y वाले टर्म्स को देखो। तो ये रहा माइनस 8y और ये रहा माइनस 6y यानी माइनस का 14y, ठीक है बच्चों। यहां पर माइनस 10z और यहां पर 14z यानी ये हो जाएगा प्लस का 4z, ठीक है बच्चों। अब जरा कांस्टेंट टर्म्स को देखो। सो 9 प्लस 16 यानी 25 हुआ, ये रहा एक और 25 यानी ये हो गया 50, ठीक है बच्चों। 50 प्लस 1 यानी 51 और ये आपका प्लस 9 करोगे यानी 60 हो गया। और यहां पर ये 49, 60 प्लस 49 यानी 109 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 109 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आरएचएस में के स्क्वायर था उसको मैं एलएचएस में ले आया। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है बच्चों। अब आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। यहां पर क्या बोला हुआ है, अमृता यादव obtained 75, 80 and 85 marks in 3 subjects in her unit test. Find the minimum marks she should get in the 4th subject to have an average of at least 80 marks. ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि अमृता के 4th सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो हम बोलेंगे लेट अमृता स्कोर्स या गेट कुछ भी लिखो, लेट अमृता स्कोर्स x मार्क्स इन द 4th सब्जेक्ट, समझे बच्चों। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एवरेज स्कोर देखो किस तरीके से आप निकालोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, ठीक है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये जो इसका एवरेज मार्क्स होने वाला है ना, ये एट लीस्ट 80 होना चाहिए, यानी कम से कम 80 मार्क्स इसके जरूर आने चाहिए या 80 से ज्यादा आने चाहिए। तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब इस लीनियर इनइक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा न्यूमरेटर में यहां पर एडिशन भी करते चलो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 80 प्लस 80 प्लस 80, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाएगा 240 प्लस x और यहां पर मैंने 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो यहां पर 4 इंटू 80 यानी ये बन जाएगा 320, ठीक है बच्चों। जरा साइड चेंज कर लो। तो साइड चेंज करोगे तो क्या बनेगा 320 माइनस 240 ऐसे बोलो, या फिर दोनों ही तरफ से 240 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा 80। इसका मतलब ये हुआ कि सी मस्ट स्कोर 80 और मोर देन 80 मार्क्स इन द 4th सब्जेक्ट। तो मैं लिखूंगा सी मस्ट स्कोर एट लीस्ट 80 मार्क्स इन द 4th सब्जेक्ट, समझे बच्चों। उसको 4th सब्जेक्ट में कम से कम 80 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ने से पहले यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बोला हुआ है, अश्विन वर्मा वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है जिसका लेंथ ये रहा 91 सेंटीमीटर। इसको यहां पर 3 लेंथ में डिवाइड करना है, ठीक है।
the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. तो मैं यहां पर क्या एज्यूम करूंगा, let shortest length be x सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां से सेकंड वाला लेंथ क्या बनेगा, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से क्या बोला हुआ है इन्होंने, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा सेकंड लेंथ, समझे. और थर्ड लेंथ के बारे में क्या बोला हुआ है, थर्ड लेंथ के बारे में बोला हुआ है कि दैट थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. यानी देखो इस तरीके से आपका थर्ड लेंथ आ जाएगा. और इन तीनों लेंथ को अगर आप ऐड कर देंगे, थर्ड लेंथ, ये रहा आपका सेकंड लेंथ और ये रहा आपका सबसे छोटे वाला लेंथ, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 91 सेंटीमीटर से बड़ा कभी नहीं हो सकता. यानी देखो इस तरीके से कंडीशन चलेगी, समझे. अच्छा, क्वेश्चन में और भी कंडीशंस गिवन है. व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड. देखो थर्ड पीस का लेंथ ये रहा, तो थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड. इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड पीस है ये बेसिकली x + 3 + 5 इस वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा. तो एक कंडीशन यहां से बनेगी और एक कंडीशन यहां से बनेगी. इसको सॉल्व करें तो यहां पर आएगा 2x - x यानी x हो जाएगा. तो x की वैल्यू 8 या 8 से बड़ी होनी चाहिए, समझे बच्चों. एक कंडीशन ये रही. जरा इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या बनने वाला है, 2x + 1x + 1x यानी ये बन जाएगा आपका 4x. ठीक है, इस 3 को उधर ले जाओ तो ये क्या बनने वाला है, 91 - 3 दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 88. समझे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर देखो इस तरीके से आपको कंडीशंस मिल जाएंगी. दैट मीन्स आप क्या कहोगे, 8 से बड़ा होगा x या फिर इक्वल होगा, लेकिन 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए. तो बेसिकली यहां पर शॉर्टेस्ट पीस का आपको लेंथ पूछा हुआ है. तो शॉर्टेस्ट पीस का लेंथ ये रहा कि या तो 8 सेंटीमीटर हो या इससे बड़ा हो या फिर 22 सेंटीमीटर हो या फिर इससे छोटा हो. तो आप डिक्लेयर कैसे करोगे आंसर यहां पर, देयरफॉर शॉर्टेस्ट पीस मस्ट बी of 8 सेंटीमीटर और मोर बट 22 सेंटीमीटर और लेस. समझे बच्चों. तो इस क्वेश्चन का ये रहा फाइनल आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं. अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन 9 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. तो यहां पर क्या बोला हुआ है, इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू ये रही, P ऑफ A की वैल्यू ये रही, आपको इसकी वैल्यू बतानी है. ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि P ऑफ B - A इसे लिखा जा सकता है. दैट मीन्स यहां पर इसे हम लिखेंगे P ऑफ B - P ऑफ A इंटरसेक्शन B. समझे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. अब जैसा कि फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, P ऑफ A यूनियन B क्या होता है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. समझे बच्चों. तो यहां पर इसकी वैल्यू है 2/3, इसकी वैल्यू है 1/3 और इस पूरे की वैल्यू मुझे निकालनी है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो आप चाहो तो इसे अभी के अभी इस तरीके से लिख दो. ठीक है बच्चों, बस यहां से अब आपको साइड चेंज करना है और फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 - 1/3 यानी 1/3. ये रहा जी आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपके सामने है. अब जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है. चलो इसको भी सॉल्व करते हैं. वैसे क्वेश्चन 9 काफी अच्छा क्वेश्चन है ना बच्चों. चलिए आगे बढ़ते हैं जरा. तो यहां पर जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें क्या बोला हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस. आपको यहां पर 2 डाइस थ्रो करने के लिए बोला जा रहा है. Find the probability that neither a doublet nor a total of 10 will appear. समझे, अगर इवेंट A का मतलब मैं ये मान लूं कि डबलेट विल अपीयर, डबलेट कम्स अप ऑन द थ्रो ऑफ 2 डाइस. ठीक है ना, ये मैंने एज्यूम कर लिया. इवेंट B का मतलब मैं ले लूं कि सम ऑफ 10 कम्स, ठीक है, ऑन द पेयर ऑफ डाई. तो इसका मतलब मुझे फाइंड क्या करना है यहां पर, नीदर अ डबलेट नोर अ सम ऑफ 10 विल अपीयर.
तो ना तो मुझे डबलेट चाहिए और ना ही मुझे सम ऑफ 10 चाहिए। तो इसका मतलब देखो हमें ये चीज फाइंड करनी है। इसे हम लोग बड़े आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, समझे बच्चों। और इसे हम बड़े आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी, समझे। अब यहां पर मैं वही फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। इसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन सभी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू मुझे यहां फाइंड करनी पड़ेगी। देखो डबलेट का मतलब क्या हुआ, इवेंट ए यहां पर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1,1 2,2, समझ रहे हो या नहीं। 3,3 ये बनेगा 4,4, फिर आपका 5,5 और फिर आपका 6,6, समझे बच्चों। इवेंट ए हमने लिख दिया। इवेंट बी का मतलब सम ऑफ 10। अब सम ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ ना कि 4,6 होगा या 5,5 होगा या 6,4 होगा, और कोई केस ऐसा नहीं है जहां पर अ टोटल ऑफ 10 विल अपीयर। ठीक है बच्चों, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा 5,5, समझे। यहां पर क्योंकि आपको 2 डाइस थ्रो करने के लिए बोला जा रहा है तो टोटल पॉसिबल आउटकम यहां पर कितने होंगे, तो 36 होंगे। ठीक है, तो यहां पर P ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो यहां पर जैसा कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 6/36। अच्छा P ऑफ B के लिए 1 2 3 यानी 3/36 माइनस यहां पर 5,5 यानी A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एक ही केस है तो यहां पर 1/36 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका फाइनल कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला हुआ है बच्चों, पढ़ते हैं ध्यान से। यहां पर कह रहा है इन ए क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 30% students study biology, also 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो यहां पर मैं M का मतलब क्या मानूंगा और B का मतलब क्या मानूंगा, मतलब इवेंट्स की बात कर रहा हूं। तो M का मतलब मानूंगा स्टूडेंट्स who study math, स्टूडेंट्स विद मैथ लिख दो। एक सेकंड रुकना जरा, मैं यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ या फिर मैं लिखूंगा स्टूडेंट विद मैथमेटिक्स, समझे। यहां पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विद बायोलॉजी। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या कंडीशन गिवन है, P ऑफ M यानी मैथ पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, तो 40%, 40/100 भी लिख सकते हो। बायो पढ़ने वाले कितने हैं, 30%, यहां पर आप देख लो। ठीक है, फिर आपसे बोला हुआ है 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो यहां पर बेसिकली आपको इन्होंने M इंटरसेक्शन B दे रखा है और ये दे रखा है आपको 10%, समझे बच्चों। आपको यहां पर पता क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी आपको यहां पर बेसिकली क्या निकालना है, M यूनियन B, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला P ऑफ M यूनियन B आप लिखोगे और ये क्या बनेगा, P ऑफ M प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ M इंटरसेक्शन B, समझे बच्चों। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, ये रहा 40%, ये रहा आपका 30% और ये आपका हो जाएगा 10%। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलो ये क्या बनने वाला है, तो ये बनने वाला है 60%। तो ये रहा जी आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। अब चलते हैं जरा सेक्शन सी की तरफ। तो ये रहा सेक्शन सी, यानी बेसिकली यहां पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला हुआ है, आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसका LHS ले लेता हूं। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, और इस पूरे का भी हमें रूट यहां पर लगा के दिया हुआ है। यहां पर 2 कॉमन लेंगे, है ना, सबसे अंदर वाले रूट में। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं नेस्टेड रूट वाले क्वेश्चन, समझे, नेस्टेड स्क्वायर रूट्स। यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो देखो आपको इस तरीके से दिखेगा या नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चों, फाइनली ये जो टर्म ब्रैकेट में है ना, अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट में टर्म है ना, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग,
समझे बच्चों? इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। यहां पर अंडर रूट में 2 है, फॉर्मूले की वजह से ये आपको देखे जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। समझे? एंगल 4 थीटा है, उसका हमने कर दिया आधा, तो 4 थीटा का आधा क्या हुआ, तो 2 थीटा। इस तरीके से मिल जाएगा। अब यहां से इस क्वेश्चन में ट्विस्ट स्टार्ट होता है। ये बाहर वाला अंडर रूट एज इट इज, समझे, माइनस, देखो 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना, 2 बन जाएगा। लेकिन कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल का अंडर रूट अगर आप हटाएंगे तो यहां पर आपको देखे जाएगा मॉडुलस में, इस तरीके से। समझे बच्चों? यहां पर फंक्शन चल रहा है, ध्यान से, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर मॉड को हटाओगे कैसे, तो जरा इस कंडीशन को देखो। इन्होंने आपसे कहा कि 0 से लेकर π/4 के बीच में एंगल थीटा है, तो यहां पर एंगल 2 थीटा कौन से इंटरवल में होगा, एंगल 2 थीटा इस इंटरवल में होगा। मैंने ये बात इसलिए पता की ताकि मुझे पता चल सके कि cos 2 थीटा का साइन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो cos 2 थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड को हम चुपचाप हटा देंगे, और cos 2 थीटा अगर नेगेटिव होगा तो मॉड को हटाओगे तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। समझे? तो cos 2 थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव कब आएगा, ये हमें तभी पता चलेगा जब ये पता हो कि 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जैसा कि हमने पता किया कि यहां पर 2 थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, सो दैट मीन्स हम यहां पर बड़े आराम से मॉड को हटा सकते हैं और हमें मिल जाएगा, देखो इस तरीके से। समझे? अब यहां पर फिर से आप 2 कॉमन ले लो तो आपको देखो इस तरीके से मिलेगा या नहीं, चेक कर लो। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला, एक बार टॉप में देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए। ये फॉर्मूला देखो इस तरीके से बन जाएगा। समझे? तो ये बनेगा 2 × 2, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का आपने लगाया अंडर रूट। फिर से यहां पर क्या होगा, ये 2 × 2 यानी 4 का रूट तो 2 बन जाएगा, और ये बनेगा मॉड में साइन थीटा। लेकिन मॉड को बड़े आराम से हटाया जा सकता है क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव होगा अगर थीटा इस वाले इंटरवल से हो, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तो बस ये आपका RHS आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया। लेकिन जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है, चलो इसको भी निपटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अल्टरनेटिव, तो यहां पर मैं ले लेता हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या दे रखा है आपको, कोटेंजेंट 2x + 10x। तो हम क्या करें, यहां पर सबसे पहले इसको मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि और कोई चीज हमें क्लिक नहीं कर रही है। मुझे तो क्लिक नहीं कर रही, बाकी आप देख लेना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cos 2x × cos x प्लस यहां पर क्या बनने वाला है, sin x × sin 2x, और पूरे के नीचे क्या आएगा बच्चों, तो पूरे के नीचे यहां पर है sin 2x और यहां पर ये हो जाएगा cos x। न्यूमरेटर में यानी यहां पर ध्यान से देखो, जिसको मैंने ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, इस चीज को देखोगे तो ये एक प्यारा सा फॉर्मूला है, जिसे आप कह सकते हैं cos a - b वाला फॉर्मूला। समझे बच्चों? यहां पर डिनोमिनेटर में देखो पहले से cos x है और sin 2x प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में भी cos x बन चुका है, चेक कर लो ना, और डिनोमिनेटर में भी cos x पहले से ही था, और साथ में ये sin 2x भी है। कुछ चीजें कैंसिल होंगी, आपको देकर जाएंगी 1/sin 2x, जिसे आप बड़े प्यार से कोसिकेंट 2x लिख सकते हो, जो कि आपका RHS है, जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं। और लो जी, आपका प्रूफ तैयार हो चुका है इस वाले क्वेश्चन का भी। ठीक है, अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेरिवेटिव के ऊपर है, यानी चैप्टर 13 में से आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों। तो किस तरीके से करोगे, इस पूरे फंक्शन को ना सबसे पहले y एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को मैं y एज्यूम कर लेता हूं, तो ये बनेगा sin x + 1 × sin x - 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपके पास आ चुका है ये पूरा फंक्शन। अब यहां पर जैसे ही तुम dy/dx अप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, ये sin x + 1 बाहर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे, यानी d/dx ऑफ sin x - 1 प्लस, अब इसको बाहर करो, यानी sin x - 1 को बाहर करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो d/dx ऑफ sin x + 1। तो ये क्या बनने वाला है, ये तो आपका एज इट इज, यानी sin x + 1, और ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये cos x और 1 का 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे, cos x - 0 बनेगा, उसको आप छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है, तो ये बनेगा sin x - 1,
ये बनेगा cos x प्लस 0, यानी सिर्फ आप cos x लिखो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको देके जाएगा sin x इंटू cos x, एक बार चेक करो, प्लस cos x, और यहां पर क्या बनेगा sin x इंटू cos x, और ये माइनस cos x, समझे। तो यहां पर cos x तो कैंसिल होने वाला है, तो फाइनली आपको मिलने वाला है dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x cos x, और ये sin x cos x, यानी ये बन जाएगा 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, जिसे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग इसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके sin 2x लिख देंगे। यहां पर आप देख लो, ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी देखते हैं। तो ये बेसिकली कोनिक सेक्शन में से है। यहां पर हमें एक हाइपरबोला दिया हुआ है, ये रहा आपका हाइपरबोला। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, वर्टाइसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो यहां पर जो भी आपका हाइपरबोला है, इसे आप बड़े आराम से देखो इस तरीके से लिख सकते हो या नहीं, है ना, लिख सकते हो ना, देख लो एक बार ध्यान से। यहां पर इसको ऐसे कर दो, तो इस हाइपरबोला को हमने ऐसे लिख दिया, और हमें अब ये पता चल चुका है कि हमारा हाइपरबोला किस टाइप का है। बच्चों, हमारा हाइपरबोला किस टाइप का है, देखो इस तरीके से आपका हाइपरबोला बनने वाला है, समझे बच्चों, ये आपका हाइपरबोला बनने वाला है। अब ये बात मैंने इसलिए पता की ताकि मुझे पता चल सके कि फोकाई के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म के होंगे। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट होंगे 0, प्लस माइनस c, समझे। अच्छा, वर्टाइसिस कैसे होगा, तो 0, प्लस माइनस a। इसेंट्रिसिटी का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E इक्वल टू C अपॉन a, समझे। लेटस रेक्टम के भी लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं। ये रहा आपका इसेंट्रिसिटी, ये रहा आपका वर्टेक्स, और ये रहा आपका फोकाई के लिए जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उसका फॉर्मूला। लेकिन यहां पर ABC की वैल्यू हमें अब निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर आपके हाइपरबोला को हम कंपेयर करेंगे, देखो इसके साथ, समझे। जब यहां से कंपैरिजन होगा तो a स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर यानी 1 रहने दो, और b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/16 ही रहने दो, समझे। यहां पर ABC में क्या रिलेशन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो यहां पर 1 प्लस 1/16 करोगे, दैट मीन्स ये बनेगा 17/16, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो यहां पर √17/4 इस तरीके से, और a की वैल्यू 1 बन जाएगी। यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 1 से आप कंपेयर कर सकते हो। तो बस c की वैल्यू मिलते ही यहां पर मुझे फोकाई मिल गया 0, प्लस माइनस √17/4, समझे। a की वैल्यू मिलते ही मुझे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट मिले, यानी 0, प्लस माइनस 1, और यहां से मुझे इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा c अपॉन a, समझे। a की वैल्यू तो 1 है, यानी ये बन जाएगा √17/4, और पूरे को 1 से डिवाइड करके कर क्या लोगे, सेम वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, अब रह गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको मैं यहां पर अलग से सॉल्व कर लेता हूं। तो ये बनेगा 2b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब तो 1/16, ठीक है ना, अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/16, यानी 1/8। ये फाइनली आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और PTS 3 का लास्ट क्वेश्चन, यानी केस स्टडी टाइप वाला क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जरा। तो ये रहा बच्चों केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या बोला हुआ है, अनीस अपीयर्स इन एन एग्जामिनेशन व्हाइल रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस he observed that the question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, part first and part second। तो यहां पर इसने पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन, और यहां पर पार्ट सेकंड में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो एज सच पूरे क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, जिनका डिवीजन इस तरीके से है। ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ अनीस इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल, उसे टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, लेकिन हर पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन उसको जरूर करने होंगे। तो यहां से अगर वो 3 क्वेश्चन करे तो यहां से 5 क्वेश्चन कर सकता है, पार्ट फर्स्ट में से 4 क्वेश्चन, तो यहां से 4 क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन, तो यहां से उसे 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, ये कंडीशन लिखी हुई है। देन इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट का यहां पर हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, देखो पहला केस क्या बनेगा,
5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, यानी हम क्या लिखेंगे 5C3 इंटू 7C5 प्लस अगला केस 5 में से 4 क्वेश्चन, 5 में से 4 क्वेश्चन इंटू 7 में से भी 4 क्वेश्चन। समझे? अगला केस यहां 5 में से 5 क्वेश्चन इंटू 7 में से 3 क्वेश्चन। अब इनको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताओगे या मैं ही करूं? चलो मैं ही कर देता हूं। यहां पर 5C3 का मतलब ये हुआ, इसे आप 5C2 लिख सकते हो, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 10 हो जाएगा। यहां पर 7C5, तो 7C5 का मतलब 7C2 यानी 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 21। समझे? 5C4 को आप 5C1 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 5। 7C4 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 7C4 को आप 7C3 लिख सकते हो, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा 35। समझे? अच्छा 5C5 तो 1 हो जाएगा, उसे आप छोड़ भी सकते हो, और 7C3 की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है यानी 35। समझे? तो ये क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है 210 प्लस यहां से 35 कॉमन लोगे ना, तो अंदर 5 प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 210 प्लस ये जरा 6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर क्या बनने वाला है 0, कैरी क्या होगा तो 3, 6 3 जा 18 प्लस 3 क्या बना, यानी यहां पर देखो इस तरीके से आने वाला है, पूरा ऐड कर लो, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने अलग अलग तरीके से ये बालक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में गिवन क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है कि दोनों ही पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन हो और टोटल 8 क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर आ चुका है। अब जरा सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ अनीस इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल सेलेक्टिंग एट मोस्ट 3 फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में से ज्यादा 3 क्वेश्चन करे या 3 से कम क्वेश्चन करे। समझे? तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन या 3 से कम क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, क्या हुआ चलो केस बना के देखते हैं। तो यहां पर पार्ट फर्स्ट और यहां पर पार्ट सेकंड। ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में से ज्यादा 3 क्वेश्चन करेगा, तो यहां से उसको करने होंगे 5 क्वेश्चन। समझे? यहां से 2 क्वेश्चन, तो यहां से 6, यहां से 1 क्वेश्चन करेगा तो उसको यहां से 7 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि पार्ट सेकंड में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन के गिवन कंडीशन में देख सकते हैं, और यहां टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आपको अब क्या निकालना है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपने देखा ये बन जाएगा आपका 5C3 इंटू 7C5 प्लस ये बनेगा 5C2 इंटू 7C6 प्लस ये बनेगा 5C1 इंटू 7C7। अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना होगा। तो 5C3 का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका 10 आ जाएगा। समझे? 7C5 जिसे हम क्या लिख सकते हैं 7C2, और इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 21। समझे? अच्छा 5C2 का मतलब ये तो मैंने अभी बताया कि ये 10 हो जाएगा। 7C6 को आप लिख सकते हैं 7C1, यानी ये बन जाएगा 7। समझे? 5C1 का मतलब हुआ 5 और 7C7 का मतलब 1 हो जाएगा। आप मल्टीप्लिकेशन शो ना करो तो भी काम चलेगा। ये बनेगा 210, यहां पर ये 70 और ये 5। अब जरा सबको ऐड कर लो, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों 210 प्लस 70 यानी 280 प्लस 5 यानी 285 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर दोनों ही केस स्टडी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 3 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।